This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा होमवासरः आषाढ़ कृष्ण नवमी दिनांक 14 जुलै 2020 चरक सूत्रस्थान अध्याय 25 अग्रसंग्रह शंखं चक्रं गदतां ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां शकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। यथा सात्म्यं चेष्टाभ्यवहारो सेव्याः तर्हि सात्म्यानुसारेण एव चेष्टाश्च आहारश्च इमौ सेव्यौ अभ्यवहारश्च इमौ सेव्यौ असात्मेषा रोगाः अन्यथा भवन्ति अकस्मात् कस्यचित् आरम्भः अस्माभिः क्रियते चेत् अथवा अकस्मात् कस्यचित् त्यागः अस्माभिः क्रियते चेत् तर्हि असात्मेजाः रोगाः तत्र सम्भवन्ति। अतः हितं क्रमेण सेवेत अहितात् उचितात् हितात् धीमां क्रमशो विरमे नरः एतादृशः उपदेशः तत्र कृतोऽस्ति। तर्हि सात्म्यानुसारम् एव चेष्टा वा अव्यवहारः वा सेव्यः इति। कालभोजनम् आरोग्यकराणाम् इदमपि महत्वपूर्णं सूत्रम्। काले भोजनम् आरोग्यकराणां भावानां श्रेष्ठम् इति। तर्हि कस्तत्र कालः? प्रसृष्टे विण्मूत्रे हृदयसुमले दोषे सुकृतके विशुद्धे चोद्गारे क्षुब्धकपधने वाते नुसर्ति तथाग्नावृत्ते विशुद्धकर्मे देहे च सुलभे प्रयुञ्जीताहारं विदिने मत कालस्यैनतम्। वाग्भटाचार्य ने इसको भली भांति एक सूत्र में अच्छी तरीके से इकट्ठा किया है। ये चरक अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 8वें अध्याय में अंततः ये श्लोक आता है। तो इस श्लोक को ध्यान में रखते हुए एक क्षणादि काल और आवस्थिका काल ये दो चीजें हैं। ये सब जो वर्णन है वो आवस्थिक काल के हिसाब से है और क्षणादि काल के हिसाब से देखा जाए तो किस ऋतु में कब कैसे भोजन करना है इसके बारे में निर्देश मिलते हैं। और सुश्रुत के ऊपर डल्लन की जो टीका है उसमें उसने पहले प्रहर में वास्तव में भोजन करने के लिए कहा है और ये शायद 10 साढ़े 10 बजे का समय आ जाता है जिसको अभी ब्रंच कहते हैं। अभी ये ब्रेकफास्ट की संकल्पना रूढ़ हो गई और देरी से लंच और देरी से डिनर ये इस प्रकार का हो गया है। लेकिन बेहतर ऑप्शन है कि 10 साढ़े 10 बजे सुबह खाना खाए और फिर शाम को 6 साढ़े 6 बजे खावे। जैनों में ये धर्म के अनुसार होता है कि सूर्यास्त के पहले खाना खाना है और जिनके सन्यासी है वो पानी भी नहीं बिल्कुल लेते हैं सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के बाद भी 1.25 घंटे के बाद
पानी वगैरह लेना आरंभ करते हैं। तो ये अच्छा है वास्तव में। हमारे यहाँ अगर सूर्यास्त हो गया तो सूर्यास्त के बाद पौना घंटा छोड़कर फिर खाना खाना है, इस प्रकार का बताया गया है। संध्या समय खाने के लिए निषिद्ध इस प्रकार का माना गया है। संध्या सुव्यवहार स्वप्नाध्ययन चिंतन वगैरह इस प्रकार के बारे में आपको बताया। तो जपजाप्य उस समय में कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। लेकिन बेहतर यह रहेगा कि 2 ही दफा खाना खावे। और अभी जो है प्रचलन हो गया है 3 दफा खाने का। वो शायद हमारा कार्य का समय जो है वो बदल गया इस प्रकार का है। वास्तव में भारत में सुबह और शाम इस प्रकार का अगर काम होगा तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा, या दोपहर से शाम तक काम करना इस प्रकार का, और सुबह जल्दी काम पे जाना, और बीच में थोड़ा थोड़ी रुकावट हो। लेकिन ये प्रैक्टिकली काफी कठिन है। रहने का ठिकान, काम के लिए जाने का ठिकान, ये इसमें बहुत सारा अंतर होता है। तो ये काफी मुसीबत वाली बात है। लेकिन अगर हम एक समय निर्धारित करके लेते हैं जो शास्त्र के अनुसार हो, तो वो बेहतर इस प्रकार का होगा। और ये आरोग्य कर बातों में सबसे श्रेष्ठ है। तो ये जब हम दिनचर्या देखते हैं मरीज की, तो उसमें सुझाव देना जरूरी है कि काल भोजनम आरोग्य कराणाम। तो आरोग्य अगर चाहते हैं तो काल भोजन सबसे अहम चीज है। तृप्ति है आहार गुणानाम। आहार गुणों में तृप्ति सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, तो जब तक तृप्ति नहीं होती है तब तक और खाने की इस प्रकार की इच्छा होती रहती है, और फिर संतर्पणोक्त बीमारियां होती है। तो उस हिसाब से तृप्ति कैसे हो इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। और ये एक आत्मान का कारण कुछ और होगा। ये केवल उस समय भोजन करने से नहीं है। भोजन कालन पित्त कल इसका कुछ लगाना चाहिए क्या? इनमें ऐसा कहते थे नानल शास्त्री, धातु नानल से, कि हमारा अग्नि जो है वह सबसे ज्यादा उद्दीपित 12 बजे इस प्रकार का होता है, और वो नाभि स्थान में है, और जो हम खाना डालेंगे वो आमाशय में जाकर गिरेगा इस प्रकार से। तो वे धीरे धीरे तीव्र होता जाता है। तो जब 10 बजे हम खाना दे देंगे तो 12 बजे तक वो तीव्र अग्नि उसका पचन कर डाला था, इस प्रकार का उनका कहना है। दातार शास्त्री का कहना 10 और 2 ये आवश्यक सेवन काल वो बताते थे, पित्त का आरंभ काल और पित्त का अंत काल। इस प्रकार से वो 10 और 2 बजे गिरीज वगैरह इस प्रकार की दवाई देते थे। सांस्वातिकच्या वेळी खाऊ नये म्हणतात ते कसे? ये एक संध्या काल जो है वो 2 कालों के बीच में काल है। दिन और रात्रि ये 2 प्रधान है, और संध्या काल इन दोनों का संध्या काल है। यानी कि सुबह है सूर्योदय से उपरांत पौना घंटा, और शाम को सूर्यास्त के उपरांत पौना घंटा, ये संध्या काल बताया गया है। और उसमें कई चीजों का निषेध इस प्रकार का है। खास करके सायंकाल में ये जो भूत प्रेत पिशाच ग्रह वगैरह वगैरह उनका ज्यादा जोर रहता है इसी पर्टिकुलर समय में। और ये एक कारण होगा शायद कि उस समय में खाना नहीं खाना चाहिए। मैंने एक किस्सा सुना था। एक छोटी बच्ची थी मेरे पास, और उसको एक भूत ने पकड़ लिया। और वो बोल रहा था कि मैं इसको लेके जाऊंगा।
तो मेरे मामा इन प्रकार के भूतों को देखते थे। उनको वो समझ में आता था, उनसे बात भी कर सकते थे। तो उन्होंने पूछा कि तुमने इसको क्यों पकड़ लिया है, तो बहुत छोटी बच्ची है। तो उसने कहा कि उसकी माँ सायंकाल के समय में दार के चौखट पर दही भात खिला रही थी उसको। ये जरा अजीब है, खास करके इस प्रकार के अगर स्थिति हो तो उनके लिए एक छिद्र हो जाता है और वो आसानी से पकड़ सकते हैं, ऐसा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा सजग होना जरूरी है। और खास कर कब करके हम जब प्रवास कर रहे हैं और इस प्रकार से जा रहे हैं कहीं, तो ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। और अभी स्मशान शहर के मध्यवर्ती हो गए हैं, तो वहाँ मध्यान्ह 12 वाजता आणि रात्री 8 वाजता आहार करण्यासाठी सांगतात। ये थोड़ा हो सकता है इस प्रकार से। लेकिन दलदंड के टीका के अनुसार वो 9:45-10 बजे का समय आता है, सुश्रुत की जो टीका है दलदंड। और उसमें एकाशन व्यसन इस प्रकार की भी बातें कही गई है। अगर दिन में एक ही बार भोजन करना है तो शाम को 3-4 बजे करना है, ऐसा उनका कहना है, दलदंड का कहना है। तो वो उनके अध्याय में जाकर देखिए। लेकिन अहम चीज है कि सुबह का नाश्ता करने के लिए हमारे ग्रंथ में नहीं है, दूध लेना अनिवार्य है। अगर क्षीरोदाभ्यास और रसायन इस प्रकार का सूत्र है, तो बेहतर ऑप्शन है कि एक दफा दूध ले लें। और अगर बीच में भूख लगती है तो ऑर्गेनिक फ्रूट खाए दोपहर, ये बेहतर ऑप्शन है। तो 10-10:30 बजे और शाम 6-6:30 बजे खाना, सुबह दूध और दोपहर एक बार 2-2:30 बजे फल, ये अहम है। अगर ऑर्गेनिक फ्रूट नहीं मिलता है तो शायद दूध के बारे में फिर से जिक्र करें, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। तो तृप्ति आहार बढ़ाना, तृप्ति होना जरूरी है। ये ओबेसिटी में अभी जो प्रचलन है, डाइटिंग करते हैं तो उसमें तृप्ति नहीं होती है। और अगर समाधान नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। तो बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है कि तृप्ति हो। रुचिता दिवेकर की जो किताब है उसने इसके बारे में काफी जिक्र किया है कि थोड़ा थोड़ा ही खाए, लेकिन इस तरीके से खाए कि उससे तृप्ति हो जाए। तो ज्यादा खाना नहीं जाए तर भी तृप्ती हो। दोन जेवणात आत्ता तसाचा कालावधी असावा। बेसिकली दोन जेवणात आत्ता तसाच कालावधी असावा, ये सबसे अहम है। हम कोलटकर सर, मैं सभी शाम को खाना खा के क्लिनिक में जाते थे 6 बजे, और फिर 10-10:30 तो आराम से बच जाते थे क्लिनिक से छूटने में। तो आके सिर्फ सो जाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। याम मध्ये न भोक्तव्यम याम युग्मं न लभेत, याम मध्ये रसोत्पत्ति याम युग्मात बलक्षयः। यानुसार केवळ घन आहार 3 तासापर्यंत घेणे असा आहे का? कारण बऱ्याच वेळामध्ये चहा घेतल्यावर नंतर बरेच जण आत्मानी तक्रार करतात। या आत्मान के बारे में बताना काफी मुश्किल है। एक ये अनुवंशिक भी हो सकता है, ऐसा भी है। अगर इस प्रकार के शिंदी धान्य का प्रयोग ज्यादा है या स्प्राउटेड है तो उससे भी बढ़ता है, या चने की दाल वगैरह से बढ़ता है, आलू से बढ़ता है, ये भी एक चीज है। कई लोगों में नासा में अवरोध होता है और हवा निगल जाती है अन्न के साथ, तो उसके कारण पेट में वायु भरता है, ये भी एक चीज है। तो उसमें नस्य करने से फायदा होता है। और अगर पचन मंद है, अग्नि मंद है, तो वायु इस प्रकार की बनती है, ये भी एक अहम चीज है। तो ज्यादातर अग्नि मंद होना ये एक अहम चीज रहेगी।
और ये चाय का प्रचलन पिछले करीबन 125 150 बरस से हुआ, अंग्रेजों के कारण इस प्रकार का। ये श्लोक जो है यामई मन लगे रत्नाकर से है। तो ऐसा होता है कि सुबह 10 बजे खाना खा लिया और शाम को 6 बजे खाना खाया, तो भी ये करीबन 8 घंटे का हो जाता है। ये 6 घंटे का भी नहीं है, 6 घंटे से ज्यादा है। और शाम को 6 बजे से सुबह 10 बजे तक ये भी काफी अंतर हो जाता है। याम का मतलब 3 प्रहर, 3 घंटा इस प्रकार से। तो 3 घंटे के पहले कुछ नहीं खाना है, और 6 घंटे से बाद आप ज्यादा रिक्त नहीं रहना है या खाने के बगैर नहीं रहना है। तो ये भोजन के बारे में है। जैसा योगेश कह रहा था कि ये शायद दूसरी जो चीज है भोजन छोड़कर, तो उसमें अहम रहेगा दूध और फल। फलों के बारे में ऐसा है, फलान यादव समझ नहीं आता दाढ़ी मादी नहीं बुद्धिमान। दाढ़ी मादी जो फल है वो खाने से पहले खाए या फिर दो खाने के बीच में खाए। ये कच्चे होने के कारण पचन में थोड़े भारी है, लेकिन फिर भी घना आहार के लिए देखा जाए तो कम ही है, इस प्रकार से हल्के ही है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर हमें दूध लेना ही है, और खास करके अभी के स्थिति में, जबकि विटामिन B12 और विटामिन D3 की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा है, और वेजिटेरियन लोगों के लिए विटामिन B12 के लिए केवल दूध ही स्रोत है। और धूप में टहलना ये B3 के लिए हो सकता है, नहीं तो गायें अगर धूप में टहलती है तो उनका दूध ये कम हो सकता रहता है। घन पदार्थ घन पदार्थांच्या अपेक्षेने हलकी सांगितली, नुसती हलकी नाही। और कितनी क्वांटिटी लेते हैं ये भी है। नॉट टेकिंग वाटर ऑल्सो मे बी लंदन, ये तो है। उष्णा का निग्रह करे, ये भी लंदन का ही प्रकार आहे। पाचन दीपन व्यायामाचा तो मार्ग। ऑटोफेजी हा कन्सेप्ट आता तसाच 2च वेळच्या जेवणाने 16 तासाचा वेळ मिळतो। इसमें यह है ना कि अगर हम आहार नहीं देंगे तो अग्नि सामदोष की तरफ मुड़ेगा और फिर उसका पचन करेगा। अगर हम खाना देते रहेंगे तो पहले खाने का ही पचन करेगा, वो दोष की तरफ मुड़ेगा ही। तो ये उपवास जी को उपवास की जो संकल्पना है, चाहे एकादशी हो, संकष्टी हो, या और कुछ सोमवार शुक्रवार मंगलवार जो भी है, इस प्रकार से इसमें एक अहम चीज है कि विश्राम देना अग्नि को, तो वो खुद जो संचित है उसका पचन करे। लेकिन अभी उसका विकृत अर्थ हो गया, और उपवास के नाम पर ये साबुदाना वगैरह सब चीजें शुरू हो गई। तो वास्तव में एक्चुअली उपवास है ही नहीं। तो उपवासो गुणैर्यः, ये जो चक्रपाणि दत्त ने कहा है उसका पालन करें, नहीं तो लंघन रूप उपवास करिए, सबसे बेहतर इस प्रकार का। तो हमारी इम्यून सिस्टम इससे बढ़ती है, ये सबसे अहम है, क्योंकि अग्नि उन दोषों का पचन कर लेता है, और फिर जो उससे आगे होने वाली चीजें हैं, रोगों का निर्माण, वो नहीं होता है। तो इसलिए ये बेहतर है कि 2 ही दफा खाना खावे। लेकिन कुछ व्यक्तियों में ये आमाशय की कैपेसिटी कितनी है, अग्नि कैसा है, इसके ऊपर भी थोड़ा निर्भर करता है। जैसे एक कंसेप्ट मोबाइल वगैरह में होती है कि फुल रिचार्ज और फुल डिस्चार्ज, इस प्रकार से। तो उसकी जितनी कैपेसिटी है उतना उसको रिचार्ज करना है, और कैपेसिटी पूरी खत्म होने तक उसको डिस्चार्ज करना है, तभी रिचार्ज करें फिर से। अगर हम 30 40 45% पर ही रिचार्ज करना शुरू करेंगे तो उसकी कैपेसिटी पूरी तरीके से काम में नहीं आती। तो उसी प्रकार आमाशय की जितनी कैपेसिटी है उसको भी हमें ध्यान में रखना है। उसकी 2/3 कैपेसिटी हम इस्तेमाल करें, और फिर भी 6 घंटे के बाद भूख लगे, इस प्रकार से।
तो खाना भी उस तरीके का होना है, जो घन आहार लेंगे वो बैलेंस करके लेना है कि वो 6 घंटे के अंदर पूरी तरीके से पक जाए। अभी इनका तो कहना था भावी साथी का कि 3 घंटे के अंदर वस्तुमान नष्ट हो जाता है इस प्रकार से। तो कम से कम 3 घंटे का अगर मान लेते हैं तो फिर उसके स्फूर्ति बढ़ेगी। और जब फिर से भूख लगेगी और खाएंगे नहीं तो अशक्ति आ जाएगी, ऐसी कंडीशन है। तो उसमें ये शाम का समय खाने का हो जाना चाहिए, या शाम का खाना ले लिया, सुबह है 10 बजे खाना है, तो बीच में अशक्ति नहीं होनी चाहिए। ये भी एक चीज अहम है। और हमारा वजन मेंटेन रहना चाहिए। वजन कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार का खाना खाना है, कितना खाना है, ये सब सोचना है। तो हमारे आहार में कुछ पदार्थ लघु होंगे, कुछ गुरु होंगे, उनका योग्य प्रमाण उसमें होना चाहिए। तो फिर अच्छा दुग्धपान आणि घृतपान याला काही अल्टरनेटिव देता येते का? देने की जरूरत नहीं है, क्यों दे? अगर क्षीरगुप्ताभ्यासो रसायनानाम ये सूत्र है, तो दूध गर्म करते उस समय में उसमें सोना भी डाले तो मंडले जात वेद से इस प्रकार का रसायन और वाजीकरण भी परिणाम हो जाता है। और फिर उसमें 1 चम्मच घी डाल के लेवे। क्षीरगुप्ताभ्यासों का कुछ लोगों का मतलब है दोनों साथ में ही लेना है, साथ में भी ले सकते हैं और अंतर रख के भी खाना खाते समय घी और अलग से दूध ये भी ले सकते हैं। Some people eat at 6 p.m. They feel hungry in night. What we can suggest them? ये सच्ची क्षुधा है या नहीं है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि जब तक खाना खाएंगे नहीं तो तृप्ति ही नहीं होती, और उसके वजह से उनको लगता है कि भूख है, उनको भूख है और नींद नहीं आती। तो लंघन की तो आवश्यकता होती है। तो मैं सुझाव देता हूँ कि दिन भर तुम सिर्फ मुद्दा का यूज दूध इतना ही लो, और शाम को 6 बजे खाना खाओ। तो रोटी सब्जी जो एक दफा देनी है वो एक शाम को ही दे देना। तो इससे काफी फर्क पड़ता है और वो आसानी से उसको ले सकते हैं, ऐसा है। लेकिन किस प्रकार का खाना हम दे रहे हैं, ये एक अहम चीज है। और वो बैलेंस किस प्रकार से करें। अभी हुआ है ऐसे कि आहार के परिमाण के बारे में जो बताया गया है, सर्वग्रह और परिग्रह, तो उसमें ज्यादा जिक्र नहीं किया गया कि सर्वग्रह में कितनी मात्रा लेनी है, ये तो 2/3 लेनी है, ये समझ पाते हैं। लेकिन परिग्रह में हर चीज का कितना प्रमाण होना है, ये कैसे डिसाइड करें, ये एक अहम चीज रहेगी। उसमें भी ऐसा है कि जो मुख्य पदार्थ है, जैसे ये चावल, रोटी, सब्जी, ये सब जो है, तो उसमें चावल और रोटी, ज्वार की रोटी या गेहूं की रोटी, ये वो अहम चीज इस प्रकार से है। और उसके साथ में ये व्यंजन है, सब्जी हो, चटनी हो, रोटी हो, कोशिम्बीर वगैरह इस प्रकार से, सैलड्स हो या दाल हो, ये सब व्यंजन है। तो मुख्य अन्न ज्यादा होना है, जो मधुर रस प्रधान इस प्रकार का हो। और व्यंजन है वो कम होने चाहिए, वो केवल व्यंजन के हिसाब से ही होने चाहिए। तो ये हमें देखना है कि 2 रोटी और बहुत सारी सब्जी, उसके बजाय 2.5 रोटी और कम सब्जी, ये ज्यादा बेहतर चॉइस इस प्रकार का है। गिर गाय से दूध मिलता है तो म्हशी से दूध पी सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करते रहे, अभी बड़ी बहुत जगह गिर जाति का दूध मिलने लगा है, ऐसा है। 3 तासात आमाशयातील पचन पूर्ण होऊन आमाशय रिक्त होते. पचन पूर्ण होण्यास पुढे अजून 3 तास लागत असतील, म्हणून 3 तासापूर्वी काही खाऊ नये. अध्यशन होणार नाही. असे असेल का? येस. यामध्ये या श्लोकाचा अर्थ
तो 3 घंटे में कुछ नहीं खाना है, ये इसी का है, क्योंकि 3 घंटे में आमाशय रिक्त हो जाता है और उसका एनर्जी में भी रूपांतर हो जाता है, तो वस्तुमान खत्म हो जाता है। अप टू 3 hours वाटर ऑल्सो नॉट बी टेकन एज स्टमक इज फुल। इसमें ऐसा है, तस्मात् नरो वन्य विवर्धनाय मूर् पिबेद भूरि, इस प्रकार का एक श्लोक आता है। और पानी कब पीना है, भोजन करते समय पानी पीना है या बाद में पीना है, इसके बारे में काफी संभ्रम अवस्था है। तो समस्थूल कृषा भुक्त मध्यांत प्रथमाम्बुपाः, ये वाक्य का निर्देश है। तो अगर स्थूल व्यक्ति है तो उसको भोजन के पहले पानी पीना है, कृष व्यक्ति है तो बाद में पीना है, और बाकी लोगों को भोजन के साथ पीना है, ऐसा है। तो अगर क्लेद की आवश्यकता है भोजन के बाद, तो ही पानी भोजन के बाद थोड़ा पिए, उतना ज्यादा नहीं पिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भोजन के समय कुछ भी पानी नहीं पीते, कि कहाँ से आया है मालूम नहीं मुझे, लेकिन भोजन के उपरांत बहुत सारा पानी पी लेते हैं। तो ये स्थौल्य को निर्माण करता है एक चीज, और कफ को बढ़ावा देता है। ऐसी दूसरी चीज है, तो बेहतर ऑप्शन है कि खाना खाते समय थोड़ा थोड़ा पानी पिए, ये बेहतर है। दूसरा ये भी एक रहता है कि हमारे भोजन में मधुर, अम्ल, लवण सभी प्रकार के रस है, और उनका आपस में विरोध हो सकता है। तो बीच बीच में पानी लेवे, ऐसा भी है। जब रस बदलते हैं मधुर से, पहले या खीर वगैरह ऐसा कुछ है वो खा लेना है, और बाद में चावल वगैरह शुरू करना है, या घृत पूर्वम समझनिया, चावल और घृत शुरू में लेना है, और फिर बाद में बाकी अन्न खाना है। तो इस बीच में पानी लेना है रस चेंज करने के समय, ऐसा भी कहा होता है। और दूसरी एक चीज रहती है, पंचपक्वान्नों का भोजन रहता है, तो उसमें एक ऐसी परिस्थिति थी कि केशर पानी में घुल मिल कर वो रखते थे, और जब एक पकवान से दूसरे पकवान में उंगलियां डालेंगे, उस बीच में वो केशर में डालते थे। ये एक पद्धति है। अभी तो ये सब नहीं रहा, पंच पकवान भी नहीं रहे और केशर का भी नहीं रहा अपना जिक्र इस प्रकार का। अभ्यवरण शक्ति उत्तम, मध्यम आणि हीन कैसे निश्चित करें। अभ्यवरण शक्ति और जरण शक्ति अलग अलग है। हाँ, चरक मीमांसा अध्याय 8 में जो परीक्षण बताया है, वो उसमें अभ्यवरण शक्ति एक अलग चीज है और जरण शक्ति भी एक अलग चीज है। तब अभ्यवरण शक्ति कितना खा सकते हैं, भीम को वृकोदर इस प्रकार की संज्ञा थी, और उसकी अभ्यवरण शक्ति भी अच्छी थी और जरण शक्ति भी अच्छी थी। बकासुर का जो उसने वध किया वो गाढ़ा भर अन्न इस प्रकार का बताते हैं। तो वो आराम से गाढ़ा भर अन्न खा सकता था। हम सोच भी नहीं सकते कि इतना अन्न कैसे खाएंगे हम इस प्रकार से। तो ये अभ्यवरण शक्ति है, और उसको पचन करने की भी क्षमता थी, तो ये जरण शक्ति इस प्रकार की भी है। तो आमाशय की कैपेसिटी अभ्यवरण शक्ति को निर्धारित करती है, और ये जो है जरण शक्ति जो है, वो पचन कितने समय में किस तरीके से होता है, ये जरण शक्ति है। दोनों अच्छे होने जरूरी है। तो हमें ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमारी अभ्यवरण शक्ति कितनी, कितना खा सकते हैं एक समय में, और उतना पचा सकते हैं क्या। तो अगर 3 घंटे में फिर भी आमाशय रिक्त होना चाहिए, अभ्यवरण शक्ति हमारी ज्यादा है तो भी 3 घंटे में आमाशय रिक्त होना चाहिए, ग्रहणी में उसका कार्य चालू रहेगा, पचन का जो है वो इस प्रकार का। लेकिन उस समय में कुछ लिक्विड या एक आध फल इस प्रकार से ले सकते हैं, और फिर 6 घंटे के उपरांत खाना लेना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। मद्य पानी कभी प्यावे, मद पानी कभी प्यावे, ओबेसिटी में कर सकते हैं शुरू में। स्थूलानांतु मधुदकम, अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वाली वारी बल प्रदम भोजने चामृतम वारी भोजन अंत्य विषय। इस श्लोक का कोई आधार नहीं है, या आयुर्वेद का श्लोक ही नहीं है। तो ये भोजनांत्य विषप्रदम, इसके बारे में काफी कथाएं प्रचलित है।
कि इसी प्रकार का एक वैद्य था, उसको ये श्लोक मालूम था। तो किसी एक किसान ने खाना खा लिया, ऊपर लोटा भर पानी पी लिया। तो बोले, अरे क्या कर रहे हो, तुमने विष कर दिया पानी का। तो बोला, क्या हुआ? तो मैंने ऐसा पानी अंत में नहीं पीना है। तो उसने बोला, ठीक है, अगर मैं फिर से रोटी खा लूं तो चलेगा। तो उस वैद्य ने सोचा, हाँ ठीक है चलेगा, भोजनांत विषय प्रदम है, भोजन के बीच में कुछ नहीं है। तो उसने फिर 4 रोटी खाई। तो कहने का मतलब ये है कि जिसका अग्नि इतना सक्षम है, उसको क्या होगा? उसको कुछ नहीं होगा इस प्रकार से। तो ये श्लोक आयुर्वेद का है ही नहीं। तो कहाँ से आ गया है मालूम नहीं है। तो इसको छोड़ ही देना चाहिए इस प्रकार से, ये नहीं लेना है इस प्रकार से। तो जो तक्रम चक्र से दुर्लभम, ये भी जो श्लोक है, ये भी इसी प्रकार का है। वो पहेली है वास्तव में। एक संस्कृत में एक प्रतियोगिता रहती है कि ये एक चरण देते हैं श्लोक का, और उसके आधार पर 3 चरण बनाना है, खुद तैयार करना है इस प्रकार से। समस्या पूर्ति कहते हैं उसको। तो तक्रम चक्र से दुर्लभम, ये समस्या पूर्ति के लिए दिया गया था। और दूध आला का समस्या पूर्ति के लिए दिया गया था। और फिर ये उन्होंने बता दिया, इस प्रकार का श्लोक बना दिया। भोजनांते च किं पेयं तक्रम व्यंतः कस्य वै सुतः तो शक्रस्य और कथम विष्णुपदम प्रोक्तम दुर्लभम। तो तक्रम चक्र से दुर्लभम, हर एक पंक्ति लेके उसका वो अर्थ उसने जोड़ दिया। तो ये बुद्धि कौशल्य है। मैं जब टिमोमी में था, तो वहां पे प्रतियोगिताएं रहती थी। और जब मैं एमए कर रहा था व्याकरण में, तो मैंने सोचा कि मैं अभी एक मौका है, तो सभी प्रतियोगिताओं में मैं हिस्सा लूंगा। क्योंकि पहले मैंने किसी में भी हिस्सा नहीं लिया था। तो उसमें हमारे लिए जो समस्या पूर्ति के लिए श्लोक आया था, तो अभी मुझे याद आया था, स्वार्थ प्रवृत्त सकलो ही लोका, ये समस्या पूर्ति के लिए आया था। तो मैंने रुग्णम विनार्थम सुचिकित्सकोपि नैवेच्यति प्राणी वियोग जाने वैद्यस्तु वित्ता हरणे ही मग्ना स्वार्थ प्रवृत्त सकलो ही लोका, इस प्रकार की समस्या पूर्ति की उस समय। और वो तुरंत करना पड़ता है, 5 मिनट के अंदर समस्या पूर्ति लिख के दे देना है इस प्रकार से। तो ये श्लोक अच्छा था। ये वैद्यकीय व्यवसाय के ऊपर था, वैद्य एक प्रतिनिधि उसका है इस प्रकार का। तो मुझे पता चला कि हाँ, मैं काव्य कर सकता हूँ। तो उसके आगे मेरा काव्य लिखना शुरू हो गया। और फिर फणसरकर जी का जब देहांत हुआ, तो मैंने उनके ऊपर 24 श्लोकों का काव्य लिखा। इदम किं संजातम दलतिर्दयं शोकव्रता प्रमोद स्थानम मे जगति ऋतवान अंतरिपु, इस प्रकार से वो 24 श्लोकों का काव्य है। शिखरण वृत्त से शुरुआत है और पूर्ति वृत्त से उसका आखिरी श्लोक है। तो अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी पद प्रदम भोजने चामृतम वारी भोजनांत विषय, वही श्लोक लिखा है। तो संस्कृत में आया था। सोलापुरचे एक वैद्य गौतम जेवणानंतर पाणी प्यासे सांगायचे, लेकिन उसके लिए आधार नहीं है। जब जैसे मैंने बताया, आत्मठ का जो सूत्र है वही बेहतर इस प्रकार का ऑप्शन है। एक वेळा जेवण करायचं असतं, चतुर्थी प्रमाणे चंद्रोदय नंतर चालू था, लेकिन चंद्रोदय कब है ये देखना चाहिए। रात्रि का भोजन रात्रि के पहले प्रहर में करना है, ज्यादा से ज्यादा सूर्यास्त से पहले करो, नहीं तो ये संध्या काल छोड़कर रात्रि के पहले में करो। 8 बजे ये ठीक है वास्तव में। पुष्कळ लोक चातुर्मासात नक्त नावाचं फक्त एक वेळ भोजनाचं व्रत करतात, ती योग्य है। वो कब खाना खाते हैं ये देखना चाहिए। हाँ, अगर एक ही बतासा खाना खाना है, वो 3-4 बजे बेहतर इस प्रकार का है। अभ्यावरण शक्ति और जनन शक्ति उत्तम मध्यम हीन निश्चित करने का क्राइटेरिया। अभ्यावरण शक्ति तावत इसके जरिए बता सकते हैं, जलधवती के जरिए अभ्यावरण शक्ति कितनी है ये बता सकते हैं। जरण अन्य जरण शक्तिया परीक्षित, तो कितना खाना खाने के बाद अगर ये 2/3 खाना खाते हैं
तो 1/3 घन का 1/3 द्रव इस प्रकार का, और उसका कितने समय में पचन होता है इसके आधार पर जरण शक्ती कैसी है इसके बारे में सोच सकते हैं. आहार सेवन करताना रसक्रम चुकीचा ठेवल्यास पचनावर इफेक्ट होतो का? हो सकता है. अद्याप द्रव्यं गुरुस्निग्धं स्वादुमंदं स्थिरं पुरः. इसके भी विशेष मोचो चोचामरो मोदकोत्सारिकादिकम. अद्याप द्रव्यं गुरुस्निग्धं स्वादुमंदं स्थिरं पुरः. ये वाक्पट ने लिखा है 8वें अध्याय में. तो गुरु वगैरह जो पदार्थ है वो बीच में खाने हैं. हम कटुतिक्त कषायकम अंते और मध्यम लवणोत्कट, मध्य अम्ल लवणोत्कट लेना है. काही लोग जेवणानंतर 30 मिनिटानंतर पाणी पितात किती योग्य. वैसे ही मैंने बताया कि ये नहीं है वास्तव में. तो खाना खाते समय थोड़ा थोड़ा पानी लेना ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है. ठीक है. तो तृप्ति आहार गुणाना विषय हम निकले थे. तो आहार गुणों में तृप्ति सबसे अहम इस प्रकार की है. वेग संधारणम अनारोग्य करा, ये भी सबसे अहम है और ये आयुर्वेद की खासियत है कि वेगों का धारण ये अनारोग्य करने वाले चीजों में सबसे श्रेष्ठ है. और उदावर्त एक आयुर्वेद का अहम निदान है जिसके बारे में एलोपैथी में कुछ भी नहीं है. वो तो वायु को पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि ये किसी सोनोग्राफी वगैरह इसमें दिखने वाली चीज नहीं है. और इस प्रकार के वायु का प्रकोप खास करके अपान वायु की ऊर्ध्वगति हो जाना, उदावर्त हो जाना, ये काफी कॉमन इस प्रकार का है. और अजानता भी वेग संधारण इस प्रकार का हो जाता है. ये भी एक अहम चीज इस प्रकार की है. कॉन्स्टिपेशन हो जाता है. कॉन्स्टिपेशन के जरिए मलसंग और फिर वायु की ऊर्ध्वगति, उदावर्त इस प्रकार की बहुत सारे लोगों में दिखाई देती है. तो ये आयुर्वेद की एक अहम संकल्पना है और उसको भली भांति जानना है और प्रैक्टिस में उपयोग में लाना है. ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी. और जिनके बारे में ग्रंथों में जिक्र नहीं है लेकिन जिनके बारे में अभी सोचना पड़ेगा, ऐसे भी नए कुछ वेग है जैसे कि स्वेदावरोध. ये अभी एसी या इस प्रकार की हवा से अगर हम आर्टिफिशियली स्वेदावरोध इस प्रकार का कर रहे हैं तो ये एक अहम चीज है. अभी डब्ल्यूएचओ की नई गाइडलाइंस आई है उसमें जिम में एयर कंडीशनिंग नहीं होना है, ये उनका कहना है. क्योंकि हम पसीना निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं और ये पसीनों को रोकता है. तो जिम एयर कंडीशन नहीं होने हैं ऐसा उनका कहना है. तो उसी प्रकार से रजत प्रवर्तन पहले लाने के लिए आगे करने के लिए दवाइयाँ ली जाती है. ये काफी कॉमन है और ये भी अच्छा नहीं है. ये नया वेग के हिसाब में हमें देखना पड़ेगा उसको. और इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है. और दूसरी तरफ हमारे धर्म के संस्कार है कि घर में कुछ धार्मिक कार्य है तो वो कैसे उसको निपटाए. ये रजस्वला अवस्था, मलिन अवस्था इस प्रकार की कही जाती है. और धार्मिक कार्य करने के लिए वो बराबर नहीं है ऐसा समाज का मानना है. थोडं खाल्लं तरी चेसमध्ये अडकल्याचे फील काही लोकांमध्ये दिसतो. याचा विचार कसा करावा. एक प्रकार का उदावरत ही है. अन्न आदान करना तो प्राण कोष्ठम प्रकर्षण. आदान ये प्राणवायु का करना है और वो अन्न को कोष्ठ में लेके जाता है. तो प्राण काल में इसमें औषध देवे, वात का शमन करने वाला शायद षडधरण योग ये देवे या फिर विकसा वगैरह इस प्रकार की जो दवाइयां है जो स्रोतों का विस्फारण करने वाले मस्तु है तो वो देवे प्राण काल में. तो परिणाम दिखता है, तुरंत परिणाम दिखता है. और कॉन्स्टिपेशन है क्या है वो भी देखे. तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के जो नए वेग अभी है उनके बारे में भी सोचना है. और अधारणीय जो वेग है लोभेर्षा द्वेष मात्सर्य राग आदि नाम उसके बारे में तो चिंता होती ही नहीं है, विचार भी नहीं होता. तो उन वेगों का धारण कैसे करें
ये एक अहम चीज रहती है। उनको समझे कैसे, ये भी एक अहम चीज होती है। हमारा जो प्रोफॉर्मा है केस टेकिंग का, उसमें उसके बारे में काफी प्रश्न है और वो पूछे जाते हैं, उसके ऊपर टिक मार्क किए जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर ज्यादा जिक्र नहीं किया जाता। जब मैं चिकित्सा लिखता हूँ तो चिकित्सा लिखना एक अलग अलग चीज है। उसको जो समझाना है परहेज के बारे में, बच्चा पत्थर के बारे में, इसमें ये मानस भावों के बारे में भी समझाना जरूरी है। अगर उसने लिख दिया है कि चिंता है, क्रोध है, वगैरह वगैरह इस प्रकार के भाव है, तो उसमें से बाहर कैसे निकले, या जेलसी इस प्रकार की है, मत्सर है, लिखते हैं लोग कि हाँ मुझे मत्सर है इस प्रकार से। मैं कंपैरिजन करता रहा हूँ, दूसरों से कंपेयर करने की आदत है, और फिर मैं दुखी होता हूँ कि मुझे उतने पैसे नहीं मिल रहे इस प्रकार से। तो उसके बारे में भी जिक्र करना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। और ये भी वेग के हिसाब से हमें सोचना है, ये धारणीय वेग है और उनका धारण नहीं हो रहा, अगर उनको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं हम, तो वो भी हमारे लिए रोग का कारण, अहम कारण इस प्रकार से बन जाते हैं, और ये ज्यादा मुश्किल है समझना इस प्रकार से। तो कम से कम ये हुआ है कि केस पेपर में है, और उसके बारे में अगर जिक्र करना है, काउंसलिंग करना है, तो उसके बारे में थोड़ा कर सकते हैं। अभी मेरी फिलहाल स्थिति ऐसी है कि मैं काउंसलिंग के लिए समय नहीं दे सकता, तो असिस्टेंट्स या विद्यार्थी जो है उनको ही ये कार्य करना है। लेकिन ये करना जरूरी है, ऐसा है। और खासकर अभी हम जब योगश चित्तवृत्ति निरोधा ये पढ़ रहे हैं, आज दोपहर में भी वो लेक्चर रहेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि प्रमाणों का जो विचार है वो चरक संहिता से ले ले। 11वां अध्याय जो है तीसरे श्रेणी में, उसमें परलोक की सिद्धि के बारे में इनका प्रमाणों का विचार आया है। तो आत्मा, उसका कर्म वगैरह वगैरह ये सब बातें वेदांत और योग दोनों से मिलती जुलती इस प्रकार की है। तो शायद ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य पढ़ने के बजाय हम चरक से ले लेंगे। हम आयुर्योग के बारे में सोच रहे हैं, तो हम चरक से ले लेंगे उन बातों को। तो अभी मैं उसके बारे में बोलूंगा। हाँ। लेकिन स्थिति ऐसी है कि इन प्रकार के मानसिक वेग होते हैं और उनका धारण करना जरूरी है। ये हमारे हिसाब में बहुत अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। बैठे काम कष्टांचे से काम, अशा प्रमाणे कामप्रमाणे आहार मात्रा द्रव्य काल मात्रा द्रव्य बदलने आवश्यक है। ये तो सही है, इसकी उसके हिसाब से इसमें परिवर्तन लाना है। पहले जमाने में जो हमाल काम करते थे वो दूध और जलेबी खाकर निकलते थे, और फिर शाम को आकर खाना खाते थे। ये बीच में वड़ा पाव ने जगह उसकी ले ली, और अभी भी इसी प्रकार का चक्कर चल रहा है। तो ये बहुत बुरी इस प्रकार की बात है। कधी कधी लवकर भूक लागते, तर कधी दिवसभर लंघन करू शकतो, यात अग्नीचा विचार कसा। विषम सम्यक अप्याश सम्यक का विचारात पच्यते, विषमाग्नि का लक्षण है। तो ये वात दोष के कारण होता है, तो वात दोष की चिकित्सा करना इसमें आवश्यक रहेगा। जब तक ये पूरा अपने स्थान पर नहीं आएगा तब तक। तो ये विषमाग्नी है। मानसिक वेग धारण केल्याने अँझायटी वाढते असे रुग्ण सांगतात, ते कसे समजावे। इसमें ऐसा है कि वेग धारण यानी कि उस समय उस वेग को रोकना, आगे चलकर उसका परिवर्तन इस तरीके से करना कि जिससे हम फायदा पा सकें। रजस और तमस ये हमारे अविभाज्य अंग है मन के, केवल सत्व का मन नहीं रहेगा इस प्रकार से। तो इनका निर्माण होना स्वाभाविक है, हम उसको पूरी तरीके से टाल नहीं सकते। तो अगर ये स्वाभाविक है तो उनके ऊपर नियंत्रण रखना यही हमारे बस में है। और नियंत्रण करने के बाद हमें सोचना है कि इसका अच्छा इस्तेमाल किस प्रकार से किया। आयुर्वेद हमारे ही देश में अल्टरनेटिव है, इसीलिए मुझको गुस्सा आता था।
कि हमारे ही देश में हमारा ही आयुर्वेद अल्टरनेटिव पर्यायी हम पहले स्थान पर क्यों नहीं है। लेकिन गुस्सा करने से क्या होगा, गुस्सा करने से तो कुछ नहीं होगा। हम खुद जल जाएंगे। अभी जो फिलहाल स्थिति चल रही है कोरोना के बारे में, कि बहुत सारे वैद्य तड़प रहे हैं कि हमें ट्रीटमेंट करनी है, एक्टिव ट्रीटमेंट करनी है, तो एक्यूट केसेस से उनको ट्रीट करना है और हमें मौका नहीं मिल रहा है इस प्रकार से। तो ठीक है, कोशिश करते रहे वो अलग चीज है, लेकिन मौका नहीं मिल रहा तो भी हम अभ्यास तो कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, सोच सकते हैं उसके बारे में कि अगर इस प्रकार की नौबत आगे आती है तो हम किस प्रकार से उसका मुकाबला करेंगे। तो उसके बारे में जो तैयारी करनी है वो ज्यादा से ज्यादा हम करेंगे, इसके बारे में सोच सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमें आयुर्वेद प्रथम पसंदी का वैद्य पूरे विश्व भर में होना, यह हमारा उद्देश्य है, मकसद है, तो वो कैसे हासिल करें उसके बारे में हमें सोचना है। तो क्यों नहीं है उसके बारे में सोचना है। एलोपैथी को इतना बढ़ावा क्यों मिल गया है इसके बारे में सोचना है। तो उसमें ऐसा है कि सिम्टोमेटिक रिलीफ, ये जो तंत्र विकसित हुआ एलोपैथी में, उससे उसको बढ़ावा इस प्रकार का मिल गया। और दूसरी टेक्नोलॉजी है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, एक मेडिसिन से, एस्पिरिन से लेकर स्टीरॉइड्स, हार्मोन, सभी तरीके से दवाइयों से तुरंत असर दिखाई देता है। और लोगों को ऐसा होता है कि हाँ हम सुधर गए, हमारा डिसीज चला गया इस प्रकार से। वो वास्तव नहीं है। फिर भी सिम्टोमेटिक रिलीफ इतना काम तो जरूर करता है कि उनको तसल्ली हो जाती है इस प्रकार। और दूसरी चीज ऐसी है कि allopathic doctors told patient if you are eating one time and one time milk in night, it is the reason of acidity। ये ऐसा नहीं बता सकते। चाहे वो रात में लेना है नहीं लेना है ये अलग चीज है। और वो कहाँ जिक्र करता है खाने में क्या खाते हैं इसके बारे में। एसिडिटी के बारे में ऐसा है कि अगर अम्लता बहुत ही है तो कुछ भी लेंगे तो भी उसकी अम्लता हो जाएगी, दूध की भी अम्लता हो जाएगी। तो उसमें थोड़ा क्षार धर्म का इस्तेमाल करके उसको कंट्रोल करना पड़ेगा और फिर दूध दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिस कारण से एलोपैथी आगे जा चुकी है, वो कारणों को देखो, वो हमें करना है नहीं करना है अलग चीज है। हम मूल रूप से चिकित्सा करते रहेंगे, लेकिन इसका ध्यान रहे कि सिम्टोमेटिक रिलीफ तो होना चाहिए। अगर आपका डायग्नोसिस परफेक्ट है, आपकी चिकित्सा परफेक्ट है, तो प्रायः करोत्यावर आतारात कर्माण्यति विवेशः। और कुछ भी सद्य काल तात्काल भी परिणाम करते हैं, ऐसा है। तो उसके बारे में हमें जरूर सोचना है। चाहे हम संप्राप्ति भंग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कारणों को टालने के बारे में निर्देश दे रहे हैं, फिर भी जिस लक्षण के लिए वो हमारे पास आया है, वो लक्षण में मुक्ति कैसी हो पहले ही दिन या कुछ क्षणों में, ये अगर हम कर पाते हैं तो हम फिर से उभर आए। जो सर्जरी की बात है हमने जो छोड़ दिया है उसको हम फिर से अपना लेंगे अपनी तरीके से, तो हम उभर उभर आएंगे। और ये विषय चिकित्सा अभी के हिसाब में जो सब विषयों का परिणाम बहुत बढ़ रहा है, तो उसके बारे में हमें कुछ सोचना है। और मूल ग्रंथों का अध्ययन यही सबसे अहम है। जो हम ज्ञान का मूल स्रोत है उसको हम अगर हम नहीं अपना रहे हैं और केवल सेकेंडरी टर्शरी सोर्सेस के ऊपर काम चला रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। तो मूल ग्रंथों को समझ लेना, उनके अनुसार व्यवहार करना, यह अगर हम करेंगे तो ये बात जरूर बन जाएगी कि हम आगे बढ़ेंगे इस प्रकार से। सो मानसिक वेग धारण में इमोशन कल्चर का विचार करना चाहिए। मुझे मालूम नहीं इमोशन कल्चर क्या है, इमोशन को निर्माण करना ऐसा कुछ है क्या। ये ओशो का एक था कि एक्सप्रेस इमोशंस, उनके सेशंस रहते थे उसके बारे में, और किस तरीके से वो पितरु में महाराज साहेब मई का विफल हुआ हो क्या
पितुरेजी महाराज साहेब माई क्या विफल हुआ, वो तो आज्ञा पालन करते थे। इसमें ऐसा है ना, उनकी सोच बहुत ही ज्यादा थी और वो खुद उससे अलग नहीं कर पाते थे। जब मैं अंतिम बार उनको मैंने देखा, उस समय में भी मैंने सुझाव दिया था कि बहुत सोचते हैं और बहुत बोलते हैं, उनकी शक्ति चली जाती है। उनका वजन उस समय 23-24 किलो तक नीचे आ गया था। खाना उतना ही जा रहा था, 15 ग्राम चावल और 10 ग्राम दाल, इस प्रकार से, और दूध। तो समझते हुए भी ये प्रज्ञापराध इस प्रकार का हो रहा था, और ये कारण था, ध्यान रखो कि ये स्थिति सभी की होती है। जो भी ज्ञानी व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं, वो सभी के हित का विचार करते करते, केस पेपर शेयर ऑन जीएसएस, सभी का विचार करते करते ऐसा हो जाता है कि वो अपना स्वास्थ्य खुद खो बैठते हैं। अभी जब जब मुझे ये महसूस हुआ तो मैंने परिवर्तन लाया जी मेरे जीवन शैली में। मुझे डेंगू हो गया और वो होने के बाद मैंने महसूस किया है कि ये ज्यादा काम करने से है, तो मुझे विश्राम की आवश्यकता है इस प्रकार से। तो मैंने शाम की प्रैक्टिस का समय बदल दिया, 4 से 6 बजे प्रैक्टिस करने लगा। फिर भी वो भी अभी हो रहा है कि 6 बजे तक अपॉइंटमेंट देते हैं तो 7:30-8 बजने लगे, फिर खाने में देरी होने लगी, इस प्रकार से हो गया। और अभी लॉकडाउन भी है, तो मैंने अभी निश्चय कर ला कि मैं सुबह ही सिर्फ प्रैक्टिस करूंगा, शाम को प्रैक्टिस करूंगा ही। सुबह 11 से 1 बजे तक, तो 2, ढाई, 3 भी बज जाते हैं प्रैक्टिस खत्म होने तक। खाना खाकर जाकर प्रैक्टिस करना और फिर बाद में दूध लेना और शाम का खाना जल्दी खा लेना, ऐसा मैंने अभी निश्चय किया है। तो ये खुद को ही करना है, अपने आप को समझना है कि अपने लिए हित क्या है, अहित क्या है, इस प्रकार से। और अगर मुझे आरोग्य संभालने की जरूरत है, मुझे कुछ आगे कार्य करना है, तो ये अहम चीज रहेगी कि मैं अपने सेहत का ख्याल खुद रखूं। इस व्यास बेंगलोर एचआर नागेंद्र सर वेरी वेल एक्सप्लेन इमोशन कल्चर ऑन द बेसिस ऑफ योग शास्त्र। ठीक है, क्योंकि कुछ किताब वगैरह ऐसा है या ऑडियोज वीडियोज ऐसा कुछ है, तो बताओ, शेयर करो डीएसवीसी ग्रुप में। तो ये जानी मानी व्यक्ति है नागेंद्र जी, और एस व्यास यूनिवर्सिटी भी वैसी जानी मानी यूनिवर्सिटी है बेंगलोर में। तो ठीक है, ये कल्चर का मतलब होगा कि उस प्रकार का निर्माण करना, उसमें परिवर्तन लाना, जो हमारी मानसिक स्थिति है, जो मत्सर है, क्रोध है, या शोक है, या फिर दुख वगैरह इस प्रकार से है, उसमें से बाहर निकल कर सुख, आनंद, प्रीति वगैरह वगैरह के बारे में हम कैसे विचार करेंगे, और किसी भी स्थिति में दुखी कैसे न हो। स्थित प्रज्ञ से का वार्ता, ये जो गीता में बताया गया है, उसका पालन करना जरूरी है। पूरा दिन दूध लेते समय हर बार दूध गर्म करने पर वह गुरु नहीं होगा, होगा कुछ हद तक, लेकिन गर्म करने से गुरु होता है ऐसा नहीं है। गर्म करने से उबाल ज्यादा देर उबालते रहेंगे तो वो गुरु बन जाए।
क्योंकि उसमें पानी का जो अंश है वो कम होता जाएगा, और पानी का अंश कम होता जाएगा तो गुरु बनेगा। सिर्फ एक बार उबालना है और रख देना है, ऐसा करेंगे तो वो टिकेगा, बचन में थोड़ा हल्का होगा गर्म लेंगे तो। और फ्रीज में नहीं रखने का, ये सबसे अहम इस प्रकार का है। जेवणानंतर खूप वेळ एके ठिकाणी बसणे हे आरोग्याच्या दृष्टीने कसा विचार करावा? बताना मुश्किल है, व्यायाम तो नहीं करना है उसमें। भुक्वा राजवदासीत इस प्रकार का बताया गया है, ये आगे वाले ग्रंथों में योग रत्नाकर या भोजन कुतूहलम वगैरह में सुश्रुता है। तो राजवदासीत, राजा वैसे बैठे, हाँ, यावद अन्न क्लमो होता है, जब तक अन्न का क्लम निकल नहीं जाता है तब तक। और वैसे शतपावली भी है, भुक्ता पदशतम गच्छित, ये भी है। तो इन सभी का थोड़ा जिक्र करना पड़ेगा। तो अगर ज्यादा देर बैठना पड़ता है तो बीच बीच में उठकर थोड़ा घूमना चाहिए। शतपावली फक्त अन्नालाच आहे का आता लिक्विड खाल्लं तरी सुद्धा शतपावली करायची? उतनी जरूरत नहीं रहेगी लिक्विड लेने के बाद, लेकिन अन्न के बाद तो होनी चाहिए, म्हणजे लेकिन दूध कर सकते। पिणाऱ्या लोकांना ते शतपावलीची काही गरज नाही. किती पितात त्याच्यावरती है। तो अगर पेट भर दूध ले रहे हैं तो शायद जरूरत पड़ेगी विश्रांति घ्यावी। विश्रांति लेना यानी कि बैठना है, या वामकुक्षी जो बताई गई है उसमें श्वासों की गिनती है वास्तव में। हे मला की असं दक्षिण वाटतं की पक्षी में लहान मुलांचं कसं आहे ना, मी करून घेत होते शरीराचं आपण एवढ्या बघितलं होतं ते प्रॅक्टिकली करून. तर जे दूध पिणारे किंवा हे असतात त्यांनी किमान तेवढं तरी काहीतरी करायला पाहिजे. तो इमीडिएटली विश्राम करना है जब तक अन्न प्लम नहीं गया तब तक, लेकिन विश्राम करना यानी कि सोना नहीं है। बैठे बैठे कर सकते हैं, नहीं तो वाम कुक्षी 8 श्वास, दक्षिण कुक्षी में 16 श्वास, ये क्या, पीठ पर लेटे हुए, और 32 श्वास लेफ्ट पोजीशन में। इस प्रकार का बताया है। वो उतनी ही वाम कुक्षी अपेक्षित है, तो उसके ज्यादा नहीं, और उसमें सोना नहीं है। फक्त श्वासनात असं नाहीये. ये शवासन में भी सोना नहीं है, भोजनोत्तर कधी विश्रांति घ्यावी झालो. Sir, I think emotion culture is to tame your emotions, to get one's emotions in one's control and grow emotionally according to what is उपयुक्त. अभी एक जैसे इंटेलिजेंस क्वोशंट होता है, वैसा इमोशन क्वोशंट, ये भी अभी नई संकल्पना है कि आपका इमोशन क्वोशंट किस प्रकार का है और उसका हम किस प्रकार से विचार करेंगे, ये नया है। लेकिन भोजन बाद वज्रासन से कैसे फायदा होता है, ये हठयोग प्रदीपिका में एक बार देखो कि उसके बारे में कुछ जिक्र है क्या, लेकिन पचन के लिए फायदा होता है, ये सभी लोगों का कहना है। चिकित्सक अपने बिजी शेड्यूल्स के वजह से दोपहर 2-3 बजे और रात में 11-12 बजे खाना खाते है। शेड्यूल चेंज करने का प्रयास करने के बाद भी नहीं हो पाता था, इसमें क्या विचार करें? निग्रह पूर्वक शेड्यूल चेंज करें, दूसरा कुछ नहीं है। जेवणानंतर शतपावली, वामकुक्षी, वज्रासन काय क्रम असावा बताना मुश्किल है। हाँ, लेकिन शायद पहले ये वज्रासन करे, फिर शतपावली करे और फिर वामकुक्षी करे, ये शायद होगा। थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में कैसे करें। शतपावली पदप्रदम गच्छेत इतना ही है, धीरे से जाना है। 32 श्वास वाम कुक्षी में, 8 श्वास दक्षिण कुक्षी में, और 16 श्वास बीच वाले पीठ पर लेटे हुए। Daily audio clips still not shared on Telegram group.
तुम भी एक बार बात करो, मैं भी विलोक से बात करता हूँ, क्यों हो नहीं होणार. तुला त्यांनी पाठवलंय ना टेलिग्राम ग्रुप मधनं, तू शेअर करू शकतोस ना ऑडिओ. हा ऑडिओ माझ्या सकाळी मी टेलिग्राम ग्रुपला टाकतो. मला ते पाठवता येत नाहीये म्हणून मी विलोकला सांगितलं, विलोकही पाठवत नाही असं झालं. तुला कळलंय का? तुझं आहे का? तू ऑर्गनायझर आहेस का? सुश्रुत बताएंगे. लेकिन ये लॉंग खुर्चीचं काय सांगितलं ना, आधी डाव्या खुर्चीवर, आधी उजव्या उजव्या खुर्चीवर ते किती 8 श्वास, मध्ये 16 श्वास आणि हे 32 श्वास. वज्रासन किती वेळ? मुझे मालूम नहीं है इसके बारे में, मैंने कभी सोचा नहीं है. तो योग आसनाचा नियम परवा त्यांनी सांगितला ना, तुम्ही जोवर बसू शकता तोवरच चालते आणि आसन स्थिती असं वर्णन सगळं 1 ते 2 मिनिटं वगैरे असं देतात ते. 1 से 2 मिनट या जब तक बैठ सकते हैं. तो शायद योग टीचर्स को उसके बारे में थोड़ा पूछना पड़ेगा, उसमें परंपरा में क्या है ये थोड़ा देखना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ रुकते हैं, कल फिर मिलेंगे. आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्. विरम्यते व्याख्यानव्यापारम्. श्वः पुनरपि मिलिष्यामः. It is better to subscribe YouTube channels of Sir so that we can directly hear direct without downloading. ये मुझे मालूम नहीं है लेकिन मुझे तो उसमें अपलोड तो करना चाहिए ना. अभी अपलोड हो रहा है लेकिन सब्सक्राइब करने से क्या होगा मुझे पता नहीं. JSVC ग्रेड मध्ये कसे ज्वाइन होता येईल. सुश्रुत का नंबर काफी बार दिया गया है, तो सुश्रुत से कांटेक्ट करो ग्रुप मध्ये. थँक यू सर. तुझा नंबर किती आहे सुश्रुत? 96 हा 73 75 हा 8287 82 हा 87. ओके.